हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अल्कोहल, फिनाल और ईथर का जो हमारा लेसन था उसको खत्म कर चुके हैं। सो आज हम शुरू करने वाले हैं उस लेसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं या अक्सर रिवाइज हो जाते हैं। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। उन प्रश्नों की लगभग 7 से 8 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि फिनॉल की अम्लता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने ऑलरेडी जब आपको पढ़ाया था फिनॉल के रासायनिक गुण, तभी आपको बताया था कि फिनॉल जो है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये जब रिएक्शन करता है मेटल्स के साथ में या फिर किसी और चीजों के साथ में, तो रिएक्शन करने के बाद में ये हाइड्रोजन देता है। और जो हाइड्रोजन निकालने की प्रॉपर्टीज है वो केवल मेटल के पास मतलब एसिड के पास होती है। और एसिड क्या करते हैं, जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को गैस के रूप में निकालते हैं। तो हाइड्रोजन निकालने के कारण क्या है कि मेटल जो फिनॉल है वो भी हमारा एसिडिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या है कि OH आबंध ध्रुवीय समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद अस्थायीकरण के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब जब H+ आयन यानी H+ आयन निकलेगा तो प्रोटॉन के रूप में निकलेगा, और अगर प्रोटॉन निकलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल अम्लीय है, क्योंकि H+ को दे रहा है। जैसा कि अम्ल H+ देते हैं तो उन्हें हम अम्लीय कहते हैं। अब कैसे रिमूव करता है उस जरा स्ट्रक्चर आप देखिए। मैंने ये फिनॉल का स्ट्रक्चर बना दिया, बेंजीन रिंग से OH ऐड कर दिया, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दिया। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड किया, अब अगर इसको H2O के साथ में, अब देखो ये H2O है और इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और यहां से जो H है वो H+ आयन यानी प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, क्या ये आपका बन जाएगा, जो ऑक्सीजन लगा हुआ है फिनॉल पे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये हमारा बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन बन गया, फिनॉक्साइड आयन। और प्लस में हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्यों बना और कैसे बना, देखो ये H2O था, इसके साथ जब ये H+ ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी तो ऐड होगा जो उस हाइड्रोजन पे है, और वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर देगा। तो सीधी सी बात क्या है कि फिनॉल के एसिडिक होने का सबसे मेन रीजन यही है कि जब फिनॉल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपना H यानी हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन बनता है। और ये फिनॉक्साइड आयन ये प्रूव करता है, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन का निकलना ये प्रूव करता है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जिसपे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए दी गई थी या फिर एग्जाम में दी जा सकती है। तो ये रहा इसका रिएक्शंस, आप इसको नोट कर लीजिए अभी। सो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये फर्स्ट रिएक्शन था हमारा। नेक्स्ट क्या कहता है कि मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है। देखो, इसको परिशोधित स्पिरिट एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विलायक आदि के रूप में किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। और नशे के लिए एथिल अल्कोहल अर्थात परिशोधित अल्कोहल को प्रतिबंधित करने के लिए इसमें 5% से 10% मेथिल अल्कोहल व 0.5% पिरिडीन तथा 0.5% रबर आसुत जैसे विषैले तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ को मिला दिया जाता है। अतः मेथिलीकृत स्पिरिट मेथिल अल्कोहल पिरिडीन तथा रबर आसुद का मिश्रण होता है। मतलब जो आपका ड्रिंकिंग वाला अल्कोहल है, एथेनॉल जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, उसमें क्या करते हैं कि मतलब 10% मेथिल अल्कोहल मिला दिया, 0.5% 10% आपका मेथिल अल्कोहल मिला दिया, 0.5% इन्होंने पिरिडीन मिला दिया, उसके बाद 0.5% रबर मिला दिया। ठीक, ये रबर मिला दिया और फिर कुछ विषैला और दुर्गंध युक्त हो जाता है, जिसके कारण इस अल्कोहल को मेथिलीकृत
कृत स्प्लिट का नाम दे दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिवाइज हुआ एग्जाम में। तो ये तीन चीजें मिलाने के बाद, यानी मेथनॉल में ये तीन चीजें मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी दुर्गंध या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा विषैला हो जाता है, जिसके कारण उसका नाम मेथिलीकृत स्प्रिट रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन परसेंटेज को, कि कितने अमाउंट में कौन सी चीज मिलाई गई है और कैसे उसका उपयोग और क्यों उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है TNT, इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। टॉलुइन से कैसे प्राप्त करते हैं TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। देखो, TNT बनाने की विधि सांद्र H2SO4 तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण द्वारा नाइट्रीकरण करने पर आर्थो पैरा नाइट्रोटॉलुइन प्राप्त होती है। अधिक ताप पर सधूम HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ डाई और ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का यौगिक प्राप्त होता है। वैसे तो ये 2 स्टेप में आपके लिए लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो 3 स्टेप लगेगा, और अगर मैं उसको डायरेक्टली बना देता हूं तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये सेकंड या फिर एक से ज्यादा स्टेप में इसके लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये एग्जाम में हो सकता है आप ज्यादा स्टेप रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो एक स्टेप में डायरेक्टली करा के आपको बता देता हूं कि कैसे जब आप टॉलुइन को H2SO4 सांद्र H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करते हो तो कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ट्राई नाइट्रोटॉलुइन में। तो मैं रिएक्शन कराता हूं। ये आपका रहा टॉलुइन। जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर मेथिल ग्रुप लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन। यानी आप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आप मेथिल ग्रुप लगा दें तो उसे टॉलुइन बोलते हैं। और उसको रिएक्ट किसके साथ कराना है, एक बात आपको एकदम ध्यान रखनी चाहिए कि सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 और दूसरा आपको लेना पड़ेगा सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब जब आप रिएक्ट कराएंगे तो कह रहा है TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, यहां मेथिल ग्रुप लगा दिया, एक NO2 यहां लगा देंगे, दूसरा NO2 यहां लगा देंगे और तीसरा NO2 का मॉलिक्यूल यहां लगा देंगे। ठीक है, अब ये 3 NO2 मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। तो लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ठीक, और इसी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन को शॉर्टकट में मैं क्या लिखता हूं, TNT। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। और इसी को साधारण भाषा में पिक्रिक अम्ल भी बोला जाता है, पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन को क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो टॉलुइन से जब रिएक्शन कराएंगे आप 2 चीजें लेनी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड आपको नाइट्रिक एसिड लेना है। और जब नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन यानी TNT में। तो ये रहा इसका रिएक्शन। अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि अल्कोहल की जल में विलेयता समझाइए। अल्कोहल जल में विलेय है क्योंकि जल के साथ अल्कोहल और फिनाल दोनों हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, और हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल और फिनाल दोनों जल में विलेय हैं। देखो, प्रथम 3 सदस्य जल में अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं क्योंकि इनका अणुभार निम्न होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है जल में इनकी विलेयता घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा जो जल में इनकी विलेयता है वो घटती चली जाएगी। विलेयता हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अल्कोहल, फिनाल और ईथर में, ईथर की तो बात छोड़ दीजिए, बट अल्कोहल और फिनाल दोनों जल में विलेय हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है कि दोनों के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है। क्योंकि अल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह अधिक ध्रुवीय होते हैं और ध्रुवीय होने के कारण उच्च सदस्यों में प्लस I इफेक्ट के कारण OH समूह कम ध्रुवीय है।
होता है, अतः इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, अतः ये कम विलेय होते हैं। जैसे पहला, दूसरा और तीसरा 3 सदस्य तो ऐसे हैं जिनका अणुभार कम है, वो आसानी के साथ बना लेंगे। बाकी अगर आप चौथे और पांचवें छठवें सदस्य या इसके आगे की बात करेंगे तो इनका अणुभार बढ़ता जा रहा है, और अणुभार बढ़ने के कारण क्या होगा कि माइनस प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था उसके बीच जो ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन लगे, इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसकी जो पोलैरिटी है वो कम होती चली जाएगी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण। और अगर पोलैरिटी कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं बन पाएगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो फिर इनकी जो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता है वो कम होती चली जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अल्कोहल की जल में विलेयता के लिए। तो जैसे यहां पर पूछा गया इसको समझाइए, या फिर एग्जाम में भी हूबहू यही लिख दिया जाए कि इसको समझाइए कि क्यों विलेय है, क्यों नहीं विलेय है, कैसे प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है कि जो अत्यधिक अणुभार वाले अल्कोहल हैं वो पानी में विलेय नहीं होते। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट या लिख सकते हैं जिससे आपका काफी सटीक उत्तर हो जाएगा, और सटीक नंबर भी आने की संभावना रहेगी जब आप सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा 4th क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाले 2 पदार्थों के नाम तथा सूत्र दीजिए, संबंधित अपक्रिया के समीकरण दीजिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सर्वप्रथम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। कैसे? पहला पॉइंट इसका देखता हूं मैं, यानी पहला 3 स्टेप में शायद ये रिएक्शन है। तो पहला स्टेप क्या कहता है, देखो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सबसे पहले मैं एथेनॉल ले लेता हूं C2H5OH, उसके साथ मैंने क्या ले लिया H2SO4 यानी C2H5OH, और प्लस में मैंने क्या ले लिया H2SO4। मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि मुझे यहां से H2O निकालना है और इसको कन्वर्ट करना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में, यानी क्या बन जाएगा C2H5HSO4। इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट स्टेप हमारा था जिसमें हमने आप एथेनॉल लिया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो H और OH ने मिलकर क्या बना लिया H2O यानी पानी बना लिया, और पानी बना लिया इसका मतलब इसका क्या हो गया निर्जलीकरण। लेकिन ये एक स्टेप में रिएक्शन नहीं कंप्लीट होगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक स्टेप में होने वाली अब क्रिया नहीं है, कम से कम 3 स्टेप में जा रही है। तो पहले आपने क्या बनाया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा। अब दूसरा स्टेप देखते हैं क्या कहता है। जो आपने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ऑब्टेन किया था, ठीक है, उसको फिर से रिएक्ट कराएंगे किसके साथ H2SO4 के साथ। कितनी डिग्री सेल्सियस पर 160। यहां पर एथेनॉल लेते हैं फिर से, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है आपका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा हमने क्या ले लिया एथेनॉल यानी C2H5OH, ठीक, और इसको रिएक्ट करा दिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो क्या होगा कि यहां से ये वाला हाइड्रोजन इस HSO4 के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा H2SO4 प्लस में आपका ये एथिल ग्रुप, और इसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये एथिल ग्रुप, तो ये आपका बना लेगा C2H5O, यानी आपका बन गया डाई एथिल ईथर। क्या बन गया डाई एथिल ईथर, और आपका बन गया H2SO4। तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन था। अब इसके बाद जो हमें डाई एथिल ईथर मिला और सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हुआ है, किसके रिएक्शन से मिला है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथेनॉल के रिएक्शन से, ठीक है। तो अब सेकेंड के बाद देखते हैं इसका थर्ड स्टेप क्या कहता है। सेकेंड यहां पर शायद 2 ही स्टेप तक के रिएक्शन दिया हुआ है,
तीसरा स्टेप तो इसका शो ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तीसरे स्टेप को भी बना देता हूं। तीसरे पर हमारा एक क्वेश्चन दिया है ल्यूकास परीक्षण, सो तीसरा स्टेप भी यहीं पर बना ही देता हूं मैं। तीसरे स्टेप में देखो, जब आपने ऑब्टेन किया था, 2 स्टेप तो मैंने बता दिए, तीसरे स्टेप में आपने क्या ऑब्टेन किया था, C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको मैं हीट करता हूं 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 160 to 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करूंगा तो होगा क्या कि ये आपका एल्कीन बना लेगा, क्योंकि जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है यानी निर्जलीकरण होता है तो वो एल्कीन देता है, और प्लस में आपका H2SO4 मिल जाएगा। अब एल्कीन कैसे मिला, देखो यहां पर ये आपका H2SO4 है, ये आपका HSO4 दिख रहा है ना, एक हाइड्रोजन यहां से ले लेंगे तो ये H2SO4 के रूप में बाहर निकल गया, और बाकी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हुए तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। किस में बदल गया, ये एल्कीन में, यानी H2SO4, और ये आपका कन्वर्ट हो गया एल्कीन में। तो ये तीसरा स्टेप था जो कि यहां नहीं दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारा इसके बाद वाला रिएक्शन क्या है, जरा देखते हैं। ल्यूकास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनाएगा तो यही पूछेगा कि ल्यूकास अभिकर्मक निम्न में से कौन है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निर्जल जिंक क्लोराइड का जो विलयन होता है या जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। तो चाहे तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बना सकता है, एग्जामिनर के बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ल्यूकास तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है। तो देखते हैं ल्यूकास परीक्षण द्वारा या प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब ये जो ल्यूकास टेस्ट किया जाता है इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को पहचाना जाता है कि कौन फर्स्ट डिग्री है, कौन सेकंड डिग्री है और कौन थर्ड डिग्री। इसके लिए क्या करते हैं, भिन्न भिन्न अल्कोहलों में ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अपक्रिया कराने पर आधारित है। किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, धुंधलापन। अब धुंधलापन उत्पन्न होगा और उसी धुंधलेपन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, सेकंड डिग्री अल्कोहल है या फिर थर्ड डिग्री। जैसे देखो, जो थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा वो कमरे के ताप पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करता है। तो मतलब जब हमने अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डाल दिया और डालने के बाद हमने देखा कि जो रूम टेम्परेचर है उस पे वो तुरंत धुंधलापन, एल्किल क्लोराइड बना अगर तो उसने तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर दिया, तो हमने मान लिया कि ये हमारा थर्ड डिग्री यानी तृतीयक अल्कोहल है। और जो अल्कोहल कमरे के ताप पर 5 से 10 मिनट का समय लेगा धुंधलापन उत्पन्न करने के लिए, उसको मैंने मान लिया कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल या फिर सेकेंड डिग्री का है। और तीसरा अल्कोहल जो है वो कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो विलयन है वो पारदर्शक है। मतलब थर्ड डिग्री वाला अल्कोहल में अभी एल्किल जितना आपके कमरे का तापमान है उस तापमान पर इसमें एल्किल क्लोराइड का या फिर हेलो एल्केन का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ही धुंधलापन आएगा। तो इसके अनुसार भी हम गेस कर लेते हैं कि ये हमारा थर्ड डिग्री का अल्कोहल है। तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का अल्कोहल, यानी ये जो ल्यूकास परीक्षण आपका था ये अल्कोहल में विभेद करने की एक विधि है। इसके द्वारा हम अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं तुरंत। इसके बाद है ईथर की जल में विलेयता। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, जिसका कारण क्या, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके पास कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है जो कि सभी के साथ रिएक्शन शो करे या फिर रिएक्शन के दर्शाए। ईथरों की जल में विलेयता समावयवी अल्कोहलों के समान होती है। एथॉक्सी एथेन यानी डाई एथिल ईथर तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल की जल में विलेयता लगभग समान होती है, क्योंकि ईथर जल के साथ अल्कोहल के समान हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। और अगर विलेयता बहुत कम होती है, इसका मुख्य कारण मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें वीक होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो फिर ये अल्कोहल के समान
जैसे ये अल्कोहल और ये अल्कोहल ने क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड था। उसके बाद ईथर भी सेम फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जितना फिनाल और आपका अल्कोहल करता है उसकी अपेक्षा बहुत ही दुर्बल बंध बनाता है या बहुत ही कम मात्रा में बना सकता है। तो इसी के कारण जो इसकी विलेयता है वो पानी में बहुत ही कम होती है। ये मुख्य कारण था। इसके बाद हमारा ये जो रिएक्शंस की एक सीरीज थी, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, यहीं पर समाप्त होती है। आगे फिर हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।